क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? धारा 370 तीन तलाक राम मंदिर के बाद जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस का जन्म हो गया है, जिसका नाम है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये शब्द सुनते ही सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है कि क्या ये कानून मुस्लिम विरोधी है? क्या ये कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म कर देगा? कुछ लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या यूसीसी बीजेपी का 2024 के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? आखिर इस मुद्दे पर देश में इतनी बहस क्यों हो रही है? आखिर क्यों हाल ही में एकजुट हुआ विपक्ष अब अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि यूसीसी का मुद्दा पहली बार अभी उठा हो। देश में इससे भी पहले इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा और राजनीति हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है क्या इस बार यूसीसी को लागू किया जाएगा या फिर एक बार फिर से कागजों में ये फाइल फिर से दबकर रह जाएगी? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है देश को यूसीसी की और क्या होगा इसका फायदा और नुकसान? देखिए यूसीसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यूसीसी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा 1840 के उस दौर में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में लेक्स लॉ की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुद्दों पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखे गए, लेकिन यहाँ भी हिंदू और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर अनदेखा किया गया। लेकिन साल 1856 में कुछ समाज सुधारकों द्वारा धार्मिक कारणों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने विधवाओं के पुनः विवाह की मांग की, जिसके कारण 1856 में पारित हुआ हिंदू विडो एक्ट। इसके बाद 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत यदि आप किसी भी तरह की आस्थाओं और परंपराओं को यदि नहीं मानते हैं तो आप सिविल विवाह कर सकते हैं, जिसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को इस कानून से जोड़ दिया गया। उन दिनों कई ऐसे कानून आए जो जाति, धर्म और संप्रदायों के मामलों को सुलझा सकते थे, लेकिन उस समय में भी कुछ रूढ़िवादी सोच के मुसलमानों ने उसका विरोध किया और इसके बाद बना 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आज तक इसी आधार पर मुसलमानों के मसलों को सुलझाया जाता है। अब वो समय आता है जब आजाद भारत में पहली बार BN राव कमेटी ने 1947 में अपनी रिपोर्ट संसद में जमा करते हुए कहा कि वक्त आ चुका है देश में यूसीसी लागू करने का, और इसी प्रस्ताव का पंडित नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वागत तो किया, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए और 1948 में हिंदू कोड बिल का गठन हुआ। इसके बाद साल 1985 में शाहबानो मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को यूसीसी लागू करने की सलाह दी, लेकिन फिर से वही हुआ। रूढ़िवादी मुसलमानों के विरोध के चलते यूसीसी एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। अब यहां से शुरुआत होती है बीजेपी और यूसीसी की। साल 1996 में पहली बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी का मुद्दा रखा और 2016 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। अब यहाँ यह भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब यूसीसी का मुद्दा उठा है, सबसे अधिक विरोध केवल मुस्लिम समुदाय की तरफ से हुआ है, जबकि कई मुस्लिम राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं। तो फिर भारत में इसको पास होने में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं? आपराधिक मामलों में समान कानून तो फिर सिविल मामलों में समान कानून से आपत्ति क्यों?